चैनल एमडीबी क्लासेस। आज हम दोबारा क्लास लेके आए हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हरियाणा की जो दूसरी क्लास है। पहली क्लास हो चुकी है, मैं आपको हरियाणा जीके पढ़ाऊंगा, लेकिन एक कहानी की तरह। हमारी जो सीरीज चलेगी वो हरियाणा की जो कहानी 1, 2, 3 सब इसमें कवर करते हुए चलेंगे। आज हम सीखेंगे कि हरियाणा की जनसंख्या का क्या, कैसे स्टार्ट हुई, कैसे कैलकुलेट होती है, किस बेसिस पे होती है। उसके अलावा हम सीखेंगे साक्षरता दर किस प्रकार की हरियाणा की। तो हम स्टार्ट करते हैं। हरियाणा की जनसंख्या का जब सबसे पहले जनगणना की बात कर लेते हैं। हरियाणा की जनगणना, अगर हम जनगणना की बात करें, जनगणना सबसे पहले भारत की शुरू हुई थी 1872 में। 1872 में सबसे पहले शुरू की गई थी। अंग्रेजों का टाइम था, 1872 में शुरू की गई जनगणना। उसमें क्या था कि सिर्फ प्रशासनिक जो क्षेत्र था, जो गांव प्रशासनिक होता है कि अंग्रेजों के टाइम पे जो प्रशासन जो चलाते थे, जिस एरिया में रहते थे, जैसे अंबाला था हरियाणा में, अंबाला के अलावा जैसे कि दिल्ली का एरिया था जहां पे उनका प्रशासन चल रहा था, वहीं पे उन्होंने जनगणना की। प्रशासनिक, इसको बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट, वहां पे उनकी वही एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी जनगणना की उन्होंने। तो पूरे भारत की जनगणना उस समय नहीं हुई थी। ये 1872 की बात कर रहा हूं मैं। 1872 में पूरे भारत की जनगणना नहीं हुई थी। ये लॉर्ड मेयो करके थे, याद रख सकते हो, कभी कभी आ जाता है पेपर में। ये लॉर्ड मेयो जी थे, इन्होंने जनगणना की। इनका मेन मकसद क्या था अंग्रेजों का, कि भाई देखो ये भारतीयों की जनसंख्या कितनी बढ़ रही है जो प्रशासनिक एरिया में रहते हैं, तो इनके लिए नई नई नीति बनानी हो तो हम कैसे बना सकते हैं। उसके लिए ये जनगणना की गई थी 1872 में। लॉर्ड मेयो का ही प्लान था। तो कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है हरियाणा जीके में। इसके बाद जब उन्होंने देखा कि भाई अब तो पूरे एरिया की जनगणना करनी पड़ेगी क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है इनकी, तो 1881 में इन्होंने की नियमित जनगणना। जो भारत की, ये भारत की बात हो रही है, अभी भारत की जनगणना की बात हो रही। नियमित जनगणना शुरू कर दी उन्होंने। नियमित में क्या किया कि जितने भी क्षेत्र थे भारत के अंदर, जितने भी जिले राज्य जो भी उनके टाइम पे होते थे, कस्बे होते थे, उन सब की जनगणना की उन्होंने। उनका प्लान क्या था कि एक स्ट्रेटेजी बनाएंगे जिनकी भी जनगणना के हिसाब से, क्योंकि 1857 की क्रांति हुई थी, उसको कंट्रोल करने के लिए, ताकि दोबारा ऐसा ना हो सके। उनका मेन मकसद यही था, इसलिए उन्होंने जनगणना शुरू की। पहले 1872 में की, फिर 1881 में उसने नियमित जनगणना, 1881 में नियमित जनगणना शुरू कर दी। लेकिन जब भारत स्वतंत्र, तो उसके बाद, इसके लगभग 50 साल बाद 1931 का टाइम आ गया। पहले क्या होता था कि जनगणना नॉर्मल होती थी हरियाणा में, पूरे इंडिया में। इन्होंने की कि 1931 में की कि जातिगत जनगणना शुरू कर दी। जातिगत मतलब कि यादव कितने हैं, जाट कितने हैं, SC ST कैटेगरी में कितने आते हैं, जो लोअर कास्ट की, हर जाति के हिसाब से जनगणना हुई। पहली जनगणना थी जब जाति के हिसाब से जनगणना की गई। आप ऐसे कहानी की तरह याद रखो, 1872 में जनगणना शुरू, 1872 में जनगणना शुरू हुई सिर्फ प्रशासनिक क्षेत्र में। फिर उसके बाद 1881 का टाइम आया, नियमित जनगणना शुरू करी। फिर उन्होंने देखा कि 1831 के बाद 81 के बाद 50 साल लगे। 1931 में उन्होंने नियमित जनगणना शुरू कर दी। लेकिन इसके अप्रोक्स 20 साल बाद, जब भारत आजाद हो गया, 1947 में भारत आजाद हो गया, आप सभी को पता है। फिर उसके बाद 1951 में टाइम आया जब उन्होंने स्वतंत्र भारत हो गया, भारत आजाद हो गया था। पहले ही जनगणना हो गई। अब 1951 का टाइम, 1951 में भारत स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना की गई। वो हमारे किस लिए की गई? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस समय होते, सरदार पटेल जी ने जो मंत्रिमंडल में उन्होंने फैसला लिया कि जनगणना होगी तभी तो हम नई पॉलिसी बना सकते हैं, अच्छी पॉलिसी बना सकते हैं। तो 1951 में आकर ये जनगणना भारत की शुरू की गई थी। उसके बाद हरियाणा अलग हो गया 1966 में। लेकिन जब हरियाणा की पहली जनगणना हुई थी वो 1971 में हुई थी। इसके 20 साल बाद, देखो सीक्वेंस याद रखो, इसके 20 साल बाद 1971 में हरियाणा की पहली जनगणना हुई थी। मतलब हरियाणा जब अलग हुआ था तो हरियाणा की पहली जनगणना कब हुई थी? 1971 में की थी। ये एक सीक्वेंस होगा, इसमें याद रख सकते हो आप। अभी आ जाते हैं हम, इसको मिटा के हम आ जाते हैं कि
अब हम बात कर लेते हैं सिर्फ हरियाणा की। ये एक सीक्वेंस था जो मैंने बता दिया, आप नोट्स साथ में रखा करो, नोट्स करते हुए चला करो, किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए, कहानी सिर्फ याद रखनी है, कहानी के थ्रू ही हम पढ़ेंगे। फिर हरियाणा की बात कर लेते हैं। हरियाणा की, जब हरियाणा की जनगणना हुई, आज के समय पे आ जाते हैं, 1951 में जब भारत की हुई पहली जनगणना, उसके बाद 1971 में आज भारत हरियाणा अलग हुआ, उसके बाद हरियाणा की हुई। अब हम हरियाणा की बात कर लेते हैं। आज हरियाणा का क्षेत्रफल कितना है, परसेंट की बात हो रहा है, 44,212 किलोमीटर, इसको बोलते हैं वर्ग किलोमीटर, ऐसे बोल देते हैं, ये आपको याद रखना है। 44,212 वर्ग किलोमीटर ये हरियाणा का क्षेत्रफल है, ये सभी बच्चों को पता होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है ये भारत में कौन सा स्थान है। ये भारत में 20वां स्थान है बच्चों। कितना स्थान है, 20वां स्थान है। और ये आपको ताज्जुब होगा ये जानकर कि ये पूरे इंडिया का सिर्फ और सिर्फ 1.34% है पूरे भारत का, मतलब भारत का 1.3% है हरियाणा का जो क्षेत्रफल है। ये याद रख सकते हो, इसमें क्वेश्चन आता है। अब हम बात कर लेते हैं, हम आते हैं राज्य के ऊपर, क्वेश्चन इसी पे से आते हैं। क्षेत्रफल में जो क्वेश्चन आते हैं वो मैं सारे क्वेश्चन कराऊंगा, कोई मिस नहीं करेंगे। कहानी की तरह सुनते चलो, पेन को रख दो साइड में, बाद में नोट्स बना लो, या पेन से लिख लो, बाद में वीडियो देख के दोबारा नोट्स बना सकते हो। आप पहले एक बार कहानी की तरह सुनो। हरियाणा का क्षेत्रफल 44,212 याद रख सकते हो, कभी भी दिन में रात में उठते समय याद रहेगा आपको। 20वां स्थान था, 1.34%, 1.34% दिखाई नहीं दे रहा होगा, 1.34% था। फिर हरियाणा का सबसे बड़ा जिला, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा हो सकता है आपके हिसाब से? मैप मैंने दिखा दिया, देखो, देख के ही लग रहा है, सिरसा, जो पंजाब और राजस्थान बॉर्डर पे है। एक तरफ राजस्थान है और एक तरफ पंजाब है। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला है, कौन सा है? सिरसा। इसका क्षेत्रफल कितना है? 42-43 वर्ग किलोमीटर। कितना होता है इसका क्षेत्रफल? 42-43। ये सबसे बड़ा जिला, सबसे बड़ा हो गया ये, 42-73 वर्ग किलोमीटर है ये। इसी से क्वेश्चन आते हैं। हरियाणा का सबसे छोटा जिला, देख के लग रहा होगा आपको, ध्यान से देखो, सबसे छोटा जिला देखो, ये फरीदाबाद कितना छोटा है। ये सबसे हरियाणा का सबसे छोटा जिला है, लेकिन फरीदाबाद छोटा है लेकिन खोटा है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि उसमें क्या ऐसी चीज है जो छोटा होने के बाद भी उसमें कुछ चीजें अलग है जो बाकी जगह नहीं है। ये सिर्फ 741 वर्ग किलोमीटर है, 741 वर्ग किलोमीटर है। सबसे छोटा हो गया फरीदाबाद, सबसे बड़ा होगा सिरसा, ऐसे आप याद रख सकते हो। हरियाणा की जनसंख्या की बात कर ले तो हम, हरियाणा की जनसंख्या कितनी? हरियाणा की जनसंख्या, जो क्षेत्रफल की बात हो गई अब, क्योंकि हमें चाहिए जनसंख्या घनत्व। पहले हम क्षेत्रफल की बात कर लिए, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो गया सिरसा, सबसे छोटा होगा फरीदाबाद। अब हम बात कर लेते हैं हरियाणा की जनसंख्या। अब हरियाणा की जनसंख्या मैं यहाँ पे लिखता हूं, हरियाणा की जनसंख्या 2011 के जो सेंसस है उसके हिसाब से बताई जाती है। उसके हिसाब से 253, ऐसे याद रख सकते हो, देखो इसको, 253 फिर 53 081, एग्जैक्टली जनसंख्या तो ये है। लेकिन हमारी HSSC क्या होती है, जो पेपर में जनसंख्या कभी देती ही नहीं, वो जर्नली क्या देती है जनसंख्या, आपको बताता हूं, 253, ऐसे याद रख सकते हो, 2 के बाद 53 फिर 51 462, ये 2 और 2 मैच करेगा, 2 53 51 462। तो आपको दोनों याद रख सकती है। अगर ये आ जाती है वेल एंड गुड, अगर ये नहीं आती तो HSSC की जो संख्या दी गई है वो आप याद रख सकते हो। ऐसे याद करेंगे, 2 53 081, फिर दूसरे की ऐसी रहती 2 53 51 462, ऐसे इतना याद रखना है आपको। जनसंख्या के हिसाब से हमारा पूरे इंडिया में कौन सा स्थान है? 18वां स्थान है। हम 18वें नंबर पे आते हैं, 18वां स्थान है हमारा, पेपर में ये आ जाता है, इसको याद रख सकते हो। इतना हो गया, हमने जनसंख्या पढ़ ली, जनसंख्या आ गया, बाद क्षेत्रफल पढ़ लिया। अब एक चीज आती है जनसंख्या घनत्व, वो भी हम साथ साथ करते हुए चलेंगे। जनसंख्या घनत्व क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। जनसंख्या घनत्व ये होता है कि कोई एरिया है, ये एरिया दे दिया, ये एरिया है 1 किलोमीटर का, इसके अंदर जितने लोग रहते हैं, जनसंख्या घनत्व किसी भी चीज का निकालते तो उसमें क्या होता है, टोटल जनसंख्या बटे में एरिया,
जनसंख्या हम लेते हैं पूरी जितनी भी, मान लो 1 किलोमीटर के एरिया के अंदर जितने लोग बसे होते हैं उसको बोलते हैं कि जनसंख्या घनत्व, मतलब 920 पर किलोमीटर, 940 पर किलोमीटर, ये सारी होती है जनसंख्या घनत्व। जब अभी आप एक चीज देखो कि सबसे बड़ा जिला ये था, सबसे छोटा जिला ये था। अभी जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ पे है? सबसे ज्यादा जनसंख्या इसके घनत्व के हिसाब से बता रहा हूँ, सिर्फ जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे ज्यादा जनसंख्या का घनत्व कहाँ होगा? जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा कहाँ होगा? क्योंकि यहाँ पे थोड़ी जगह में ज्यादा लोग बसे हुए हैं। सबसे ज्यादा घनत्व कहाँ हो जाएगा? फरीदाबाद में। सबसे कम ज्यादा जनसंख्या घनत्व सबसे कम, देखो बड़ा तो सबसे बड़ा है, जनसंख्या घनत्व कम क्यों हो जाएगा? क्योंकि वहां पे कम लोग रहते हैं पूरे एरिया के किलोमीटर के हिसाब से। समझ में आया आपको? वहां पे कम लोग रहते हैं। जनसंख्या घनत्व का मतलब मैंने पहले बताया कि जो टोटल जनसंख्या होती है 1 किलोमीटर के अंदर जितने लोग रहते हैं उसको जनसंख्या घनत्व बोलते हैं। तो सबसे बड़ा जिला है उसमें ज्यादा लोग नहीं रहते, उसमें पर किलोमीटर पे कम लोग रहते हैं, तो हमें पता चलता है कि वहां की जनसंख्या घनत्व कम होगी। इसकी सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसकी होती है? सिरसा की। ये आप यार जनसंख्या घनत्व ये आप याद रख सकते हो। अभी हम आ जाते हैं जनसंख्या के बारे में बात होगी। अब इस जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा जिला, अगर जनसंख्या के हिसाब से जनसंख्या घनत्व हो गया, इसको मैं मिटा देता हूं, आप नोट करते हुए चलो साथ साथ। सबसे बड़ा जिला भी मिटा दिया, सबसे छोटा जिला मिटा दिया, याद ही कर सकते हो 253 081 253 51 2462 ऐसे याद रख सकते हो। कोई बड़ी फास्ट चीज नहीं है, आप याद करोगे कहानी की तरह समझो, पहले समझो फिर उसके बाद आप उसकी चीज को समझने के बाद याद करो, रटने की बात नहीं। बाकी क्लासेज आपको रटाएंगी, मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्यों आपको ऐसे करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा जनसंख्या क्या है। हम जनसंख्या की बात कर रहे थे, हरियाणा की जनसंख्या की। एक चीज मैंने पहले बोला था कि फरीदाबाद छोटा है, सबसे खोटा है, तो वो इसलिए बोल रहा हूं कि फरीदाबाद की जनसंख्या सबसे ज्यादा कहां पे है? हरियाणा में सबसे ज्यादा जनसंख्या, सबसे छोटा है ये, लेकिन ऐसे याद रख सकते हो सबसे छोटा जिला है हरियाणा का, लेकिन जनसंख्या सबसे ज्यादा इसी की है। कितनी है वो? 18,0 आपको पता चला? 18,097,33 मतलब 18 लाख से ऊपर है जनसंख्या, 18 लाख से ऊपर है। अप्रोक्स याद लगे, कैसे याद रखोगे इसको? 18,09,733 ऐसे ही याद रख सकते हो। ये सबसे छोटा जिला था, लेकिन जनसंख्या सबसे अधिक किसकी है? फरीदाबाद की। ये फरीदाबाद है, दिखाई दे रहा होगा आपको, एक मिनट देख लेता हूं आपको दिखाई दे रहा है कि और जूम आउट कर लेते हैं अगर ऐसा लग रहा है तो। ये फरीदाबाद है, फरीदाबाद की जनसंख्या छोटा एरिया है लेकिन जनसंख्या सबसे अधिक है। अब सबसे कम जनसंख्या कहां पे? सबसे छोटी सबसे कम जनसंख्या कहां होगी? कैसे पता चलेगा? देखो ये पंचकूला है, यहाँ पे होती है मोरनी हिल्स। मोरनी हिल्स मतलब पहाड़ी क्षेत्र, या तो यहाँ पे पहाड़ी क्षेत्र है या हमारे जितने भी शहरी क्षेत्र है वो है। तो सबसे कम जनसंख्या इसकी है, पंचकूला की। हम जब आएंगे भौगोलिक क्षेत्र में तब पढ़ेंगे कि यहाँ पे मोरनी हिल्स पाई जाती हैं, यहाँ पे कई चीजें ऐसी है जो एक्सेप्शनल है, हरियाणा में सबसे अलग है। ये हरियाणा का जम्मू कश्मीर बोलते हैं इसको, कि जहाँ पे मौसम भी अच्छा रहता है क्योंकि पहाड़ी इलाका तो बारिश भी ठीक होती है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या सबसे कम है। 56,12,93 5,61,293 यहाँ की जनसंख्या है। आप ऐसे याद रख सकते हो। इसकी थी 18,09,733 ऐसे आ सकते हो। सबसे कम जनसंख्या किसकी होगी? अभी एक चीज और याद रखिए, क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में पहला दूसरा स्थान तो मैंने बता दिया। क्षेत्रफल इसका बड़ा था, सिरसा का, पिरेवाड़ी ये फरीदाबाद सबसे छोटा था। उसके बाद बात कर लेते क्षेत्रफल और जनसंख्या हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा हरियाणा का 85 में आ गया था। सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? अब कॉमन सेंस देखो, सबसे बड़ा था सिरसा,
उसके बाद सिरसा का कोई पार्ट हुआ नहीं आजादी के, वो जब भारत हरियाणा अलग हुआ तब से। ये है हिसार, दूसरे नंबर पे इसका आता है सेकंड, हिसार। ये कौन सा स्टेट जिला है? हिसार। हिसार जिला है जो दूसरे नंबर पर जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा जिला है। ऐसे याद रख सकते हो, मैं इसको रिवाइज भी करा दूंगा फिर आपको। फिर हरियाणा में बात आती है कि हरियाणा में दो प्रकार के लोग रहते हैं, एक शहरी और एक ग्रामीण। अब ग्रामीण लोग कितने परसेंट है और शहरी लोग कितने परसेंट है, ये आप याद रख सकते हो। जो ग्रामीण लोग होते हैं, ग्रामीण वो जो गांव में रहते हैं, लगभग 65% है, 65.4% आप बोल सकते हो। कितने? 65.4% ग्रामीण। अभी शहरी की बात हो जाती है तो शहरी लोग भी होते हैं, शहरी कितने होते हैं? 34.6%। ये ऐसे याद रख सकते हो। शहरों ग्राम गांव में रहते हैं, ये शहरों में रहते हैं, आप ऐसे याद रख सकते हो। शहरी और ग्रामीण एचएससीसी के पेपर में कई बार पूछ लिए जाते हैं कि शहरों में कितने परसेंट रहते हैं, गांव में कितने परसेंट रहते हैं। अब एक और अचंभित वाली चीज सुनने को मिलेगी आपको। अभी सबसे ज्यादा ग्रामीण और शहरी मैंने बता दिया। अभी लिंग अनुपात की बात आती है, लिंग अनुपात हरियाणा में सबसे ज्यादा, अभी मैंने बात कर ली सबसे पहले तो क्षेत्रफल की बता दी, लिंग अनुपात की बात कर लेते हैं। अब लिंग अनुपात क्या होता है कि जनसंख्या जब काउंट होती है तो हमेशा लिंग अनुपात का जिक्र सबसे पहले आता है। इसको मिटाने जा रहा हूं थोड़ा। अब हम बात कर लेते हैं लिंग अनुपात को कैसे समझेंगे हम। लिंग अनुपात से मतलब क्या होता है? 1000 लड़कों के ऊपर जितनी लड़कियां होती हैं उसको हम उस जिले का लिंग अनुपात बोलते हैं। 1000 लड़कों के ऊपर जितने लिंग अनुपात होता है उसको हम लिंग अनुपात बोलते हैं। अभी जैसे फरीदाबाद जैसे कोटा जिला था, छोटा था, खोटा था, उसी तरह गुड़गांव भी है। आप पढ़े लिखे लोगों की सभ्यता समझिए, मैं आपको बताऊंगा कि क्या लोग पढ़े लिखे हैं पर उनका फायदा कुछ नहीं है। अभी सबसे लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां का रहा अभी तक? मेवात का है, 907। मतलब 907 लड़के हैं ये 1000 लड़कों के ऊपर। ये सबसे बढ़िया मेवात का रहा है, 2011 की जनगणना के हिसाब से बात हो रही है। उसके बाद सबसे कम किसका है? अभी सबसे कम की बात करता हूं, सबसे कम है गुड़गांव का। सबसे कम कहां का है? गुड़गांव का, 853। अब आपको एक चीज और बता देता हूं, हम आगे पढ़ेंगे भी। सबसे पढ़े लिखे लोग कहां पे हैं? सबसे एजुकेटेड लोग हरियाणा में गुड़गांव में है, लेकिन उनकी जन्म देखो लिंग अनुपात सबसे कम है। मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी लोग भ्रूण हत्या, बच्चियों की हत्या वगैरह कर रहे हैं। देखो कितना फर्क पड़ जाता है, इससे जनसंख्या पे बहुत बड़ा, लिंग अनुपात पे बहुत फर्क पड़ रहा है। अभी गुड़गांव के बाद भी सोनीपत भी कहीं पीछे नहीं है। ये सोनीपत वाला सुन लो भाई, तुम भी पीछे नहीं हो। सोनीपत सिर्फ एक नंबर का फर्क है, 854 है, जो सिर्फ सेकंड नंबर पे आता है, ये सेकंड नंबर पे। तो सबसे कम सबसे ज्यादा लिंग अनुपात सबसे ज्यादा कहां हो गया और सबसे कम कहां हो गया, ऐसे याद रखते। तो सोनीपत वालों तुम भी कम नहीं हो, सिर्फ एक बच्ची का फर्क था, 854 था तुम्हारा, इतना ही फर्क था। ठीक है। वर्तमान में 2018 में एक सर्वे हुआ था, वहां पे लिंग अनुपात भारत हरियाणा में कुरुक्षेत्र में, अभी कुरुक्षेत्र कहाँ है देख लो तो, यहाँ पे कुरुक्षेत्र को देख के बताओ कुरुक्षेत्र कहाँ पे भाई साहब? कुरुक्षेत्र ये रहा, देखो कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र का लिंग अनुपात सबसे बढ़िया रहा है। 2018 में जो सर्वे हुआ था उसके हिसाब से 1007 पे, एचएसएससी ने पूछ लिया था ये क्वेश्चन, मैंने इसलिए बता रहा हूँ। 2000 कुरुक्षेत्र का 2018 की बात कर रहा हूँ, उस समय इतना था। कुरुक्षेत्र को ऐसे याद रख सकते हो, समझ में आया? तो सबसे कम देखो पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन लिंग अनुपात सबसे कम है गुड़गांव का। उसके बाद मेवात का एरिया है। मेवात में क्या होता है? वहाँ पे बच्चे ज्यादा होते हैं, क्या जो ज्यादा मुस्लिम आबादी हमारी ज्यादा है वहाँ पे, तो उनका कोई, हमारे क्या तक क्या हो गया, हिंदू वाले लोग क्या करें, कोई भी कास्ट हो, वो क्या करते हैं कि 2 बच्चे 3 बच्चों को स्टॉप हो जाते हैं, एक बच्चे पे, आजकल एक बच्चे का हो गया चलन। लेकिन यहाँ पे तो जनसंख्या थोड़ी बड़ी भी है, और लेकिन लिंग अनुपात सबसे अच्छा है, लिंग अनुपात अच्छा है। ये अच्छी न्यूज है, बुरी न्यूज नहीं मेवात के लिए। मेवात वालों आपके लिए भी बहुत बहुत बधाई हो, अच्छा काम किया आप लोग, अच्छों ने। सबसे ज्यादा 907 मेवात की है। अब हम बात कर लेते हैं कि हरियाणा का लिंग अनुपात हमने कवर कर लिया। अभी यहाँ पे अभी आपने बता दिया 2018 में कुरुक्षेत्र में इतना था। ये ऐसे क्यों था? वो एक अभियान चला था, बेटी बचाओ
1,00,000 पाव। एक कुरुक्षेत्र में एक अभियान चला था, बेटी बचाओ 1,00,000 पाओ। उसमें क्या किया गया था कि जो लोग आप इंफॉर्मेशन देते हैं कि कोई जैसे कोई जांच वाच करा रहा है तो उसकी इंफॉर्मेशन देने वालों को 1,00,000 रुपए का इनाम दिया गया था। तो इसके ऐसे केस लगभग 27 पकड़े गए थे 2018 में, इसलिए अनुपात ऐसे बढ़ गया था। तो सोचो कि भगवान कभी भी अन्याय नहीं करता, ये इंसान है जो बदलता रहता है, जो अपनी जांच करा के किसी भी तरह से वो कर रहा है। तो ये इससे बेटी बचाओ 1,00,000 रुपए पाओ से 27 लोग लगभग पकड़े गए थे, इसलिए अंतरिम अनुपात 2018 में कुरुक्षेत्र का इतना अच्छा पहुंच गया था, जो कि हरियाणा का कभी नहीं पहुंचा है। मतलब 1000 से भी ऊपर पहुंच गया था, 1017, मतलब 1000 लड़कों पे 1017 लड़कियां थी। ये बात हो गई। अभी हम आगे कवर करते हैं, जनसंख्या घनत्व की बात हो गई थी, फिर भी जनसंख्या घनत्व के बारे में और डाल लेते हैं हम। अभी हम पढ़ते हैं साक्षरता दर के बारे में। हमारे हरियाणा की साक्षरता दर किसकी है? मैंने गुड़गांव की बता दी, सबसे पढ़े लिखे लोग गुड़गांव में है, लेकिन जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, आप ये समझ सकते हो। ठीक है, अभी साक्षरता की बात कर लेते हैं। साक्षरता के मामले में हरियाणा के कितने परसेंट लोग साक्षर है? सबसे पहले तो हम ये जानते हैं, हरियाणा में सिर्फ, ये 2011 की जनगणना की बात हो रही भाई साहब, उसके बाद जनगणना 2018 में जो जनगणना हुई होने वाली है, अभी तो हो जाएगी जनगणना, लेटेस्ट अपडेट बता रहा हूं मैं आपको। ये हरियाणा की जनगणना का जो बात कर रहे हैं, हरियाणा की जनगणना में कितने लोग पढ़े लिखे हैं? 75.4% लोग सिर्फ पढ़े लिखे हैं। कितने हैं? 75 लोग, मतलब 100 में से सिर्फ 75 लोग पढ़ते हैं, बाकी नहीं पढ़ पाते। 75.6% लोग पढ़े लिखे। हरियाणा में 75.6% लोग पढ़े लिखे हैं। उसमें सबसे अधिक पढ़े लिखे लोग कहाँ के हैं? गुड़गांव के। सबसे अधिक कहाँ पे है? जिले की बात कर लूं तो मैप में भी हम देखते चलेंगे, जो भी चीजें होंगी साथ साथ में कवर करते हुए आपको चलूंगा। गुड़गांव देखो, ये दिल्ली से सटा हुआ है गुड़गांव। ये फरीदाबाद राघव सबसे छोटा है, ये पढ़ा लिखा सबसे ज्यादा है। सबसे अधिक कहाँ पे होगा? गुड़गांव में। गुरुग्राम बोलते हैं, अभी गुड़गांव होता था, अभी गुरुग्राम कर दिया गया है, ये सभी को आप लोगों को पता ही होगा। इनकी कितना परसेंट पढ़े लिखे लोग हैं? 84% पढ़े लिखे लोग हैं यहाँ पे। उसके बाद सबसे कम पढ़े लिखे लोग कहाँ पे हैं? हम आ जाते हैं सबसे कम पढ़े लिखे जो जिला है, सबसे कम पढ़ा लिखा है। अभी आपको पता होगा मेवात का मैंने जिक्र किया था, सबसे कम मेवात में है 54%। आप एक चीज से कंफ्यूज मत रहिए, लिंग अनुपात सबसे ज्यादा था, मैंने बताया था मेवात का, लेकिन पढ़े सबसे कम पढ़े लिखो वही लोग वही भी है, 54% लोग ही सिर्फ पढ़े लिखे होते हैं वहां पे। और एक और पुरुषों की पूछ लेता है कई बार, पुरुषों के सब पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े लिखे कहाँ के हैं? पुरुष रेवाड़ी के हैं। एक रेवाड़ी जिला है अपना जो गुड़गांव के पास है, गुड़गांव से क्रॉस करते ही रेवाड़ी के लोग पुरुष सबसे ज्यादा पढ़े। महिलाओं की बात आए, सबसे ज्यादा महिलाएं पढ़ी लिखी कहाँ है? अब महिलाएं जहाँ गुड़गांव में शहरों में जो लोग रहती है वहां पे मरते मरते भी लड़की बिल्कुल ना पढ़ेगी तो भी +2 कर लेती है। तो गुड़गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। ये चीज हो गई हमारी जनसंख्या के ऊपर जिसमें क्वेश्चन आते हैं। अब इसके बाहर कोई क्वेश्चन नॉर्मली आता नहीं, जो मैंने आपको कवर करा दिया आपके पेपर में, इसी लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। ये परसेंटेज पूछ लेता है, ये सबसे ये पूछ लेता है, बेसिक चीजें पूछ लेता है। अभी क्या होता है, जनसंख्या घनत्व का एक चीज छूट गया था, मैंने जनसंख्या घनत्व पे जो बता रहा था, फरीदाबाद सबसे कम सिरसा में एरिया बड़ा और छोटे का फर्क था, ये इसलिए आप याद रख सकते हो। जनसंख्या वृद्धि की बात कर लेते हैं। अब जनसंख्या वृद्धि छूट गया, जनसंख्या वृद्धि की और बात कर लेते हैं। जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक कहाँ हुई है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम में वृद्धि हो रही सबसे ज्यादा 85%। ये गुरुग्राम राज्य सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि हो रही है 85%। गुड़गांव में जनसंख्या बढ़ रही है 85%, मतलब पिछले साल जो हुई थी गणना उससे 85% जनसंख्या बढ़ सकी है। गुड़गांव में जनसंख्या उसलिए नहीं बढ़ रही कि वहां पे पैदा हो रहे लोग गाँवों से शहरों में शिफ्ट हो जा रहे हैं, इसलिए वहां की जनसंख्या अधिक हो गई है, 85% हो गई है। और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ पे हुई है? कम वृद्धि कहाँ पे हुई है? झज्जर में। एक झज्जर जिला है, इसकी जनसंख्या वृद्धि सबसे कम हुई है, क्योंकि वहां पे इतनी फैसिलिटीज है नहीं, सिर्फ खेती बाड़ी के ऊपर करते हैं। अभी तो 1-2 प्लांट लगे, झारली प्लांट वगैरह वहां पे लगे, वो भी शायद दादरी में आ गया अभी, तो वहां पे इतनी रोजगार के अवसर है नहीं, तो वहां पे लोग शिफ्ट हो रहे हैं, वहां से लोग शिफ्ट होकर दिल्ली वगैरह गुड़गांव वगैरह शिफ्ट हो जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां की जनसंख्या कम हो गई है।
ये चीज आप याद रख सकते हो। मैंने आज का ये जनसंख्या हमारा पूरा हो गया है, उसके अलावा साक्षरता के ऊपर एजुकेशन का जितना भी चैप्टर क्वेश्चन आते हैं वो कवर करा दिए। अब हम बात कर लेते हैं एक इंपॉर्टेंट चीज के लिए। अब हम आ जाते हैं एक बेसिक सा वो लेके चलता हूं मैं आपको कि क्लास है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज बता देता हूँ। हरियाणा में कोर्ट होता है, एक हाई कोर्ट होता है। अब हम हाई कोर्ट का बेसिक चीज समझ लेते हैं, कल हम उसके ऊपर क्लास करेंगे। मैं सिर्फ बेसिक बताऊंगा कि हाई कोर्ट होता है क्या है। हाई कोर्ट क्या होता है? हाई कोर्ट होता है कि किसी भी जो स्टेट है, जैसे हरियाणा है, इसका एक हाई कोर्ट होगा, हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। ये आर्टिकल बोलता है, एक आर्टिकल होता है 214, आर्टिकल को बोलते हैं हिंदी में अनुच्छेद 214। इसके हिसाब से बोला गया है कि हर स्टेट का एक हाई कोर्ट होगा। अभी जितने भी जिले पर राज्य बनेंगे हरियाणा में, पूरे जिले में, भारत में, उनका हर का एक हाई कोर्ट होगा, ये बोला गया है। तो इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज और आती है कि एक आर्टिकल अनुच्छेद आता है 232, अनुच्छेद 231, सॉरी 231, अनुच्छेद 231, 231, हाँ 231 है। वो बोलता है कि 2 या 3 जो राज्य है उनको मिलाकर भी एक हाई कोर्ट बनाया जा सकता है, एक हाई कोर्ट रह सकता है। अब हाई कोर्ट की बात हो रही है, हाई कोर्ट की। अपना हाई कोर्ट कहाँ पे? चंडीगढ़ में है। जब 231 आर्टिकल क्या बोलता है कि अनुच्छेद क्या बोलता है कि 2-3 राज्यों को मिलाकर भी एक हाई कोर्ट बना जाता है, इसलिए हरियाणा और पंजाब का मिलाकर एक हाई कोर्ट पंजाब में, चंडीगढ़ में बना दिया गया था। तो एक हाई कोर्ट है पंजाब का चंडीगढ़ में, हरियाणा और पंजाब का हाई कोर्ट कहाँ पे है? चंडीगढ़ में है। इसलिए याद रख सकते हो, दोनों अनुच्छेद इंपोर्टेंट है, बेसिक कवर करा रहा हूँ, कल हम क्लास करेंगे। अब हाई कोर्ट में जज होता है, उसको क्या होता है कि जो हाई कोर्ट का जज होता है वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वो भी देख लेते हैं। हाई कोर्ट का जो जज होता है उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन है? उसको 5 साल या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज रहा हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो। ये क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का 5 साल का जज 5 साल रहा हो, 5 साल या तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जज रहा हो, या 10 साल उसने कहीं भी वकालत की हो, कहीं भी वकालत का मतलब लॉयर का एक्सपीरियंस हो 10 साल का। ये कोर्ट की 5 साल का जज का, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज रहा हो 5 साल, या 10 साल लॉयर रहा हो, वकालत की हो, तो उसको हमारे हाई कोर्ट का जज बनाया जा सकता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है? इंपॉर्टेंट चीज है, देखो इसकी सबसे बड़ी बात है हाई कोर्ट जज की नियुक्ति तो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। सभी जितने भी हाई कोर्ट होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन इसको शपथ और त्याग पत्र ये राज्यपाल को देता है। शपथ भी कौन दिलाएगा इसको? नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर देगा, शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल। और त्याग पत्र भी किसको देगा? ये राज्यपाल को देगा, क्योंकि राज्यपाल वहां का कर्ता धर्ता है, जो स्टेट का कर्ता धर्ता राज्यपाल है, लेकिन सिर्फ नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट राष्ट्रपति से अध्यादेश जारी होके आता है, जो गजट नोटिफिकेशन की आज से आप इस हाई कोर्ट के जज हो, क्योंकि इस स्टेट के हाई कोर्ट, इस स्टेट के जज को उधर शिफ्ट किया जा सकता है, उधर के उधर, तो वो सब राष्ट्रपति के पास पावर है। लेकिन शपथ और त्याग पत्र अगर उसको सर्विस छोड़नी है या करनी है तो भी वो किसको देगा? राज्यपाल को देगा। इसकी एक उम्र का सीमा है, इसको अगर इसका मैक्सिमम पीरियड कितना होता है? ये तो 6 साल हो सकता, 5-6 साल तक सर्विस करेगा, या तो वो 6 साल रखेगा, या 62, जब उसकी 60 साल उम्र हो जाएगी तो अपने पद से 62 साल, या तो 6 वर्ष उसने पूरी नौकरी कर ली, 6 साल तक ही रह सकता है कोई हाईकोर्ट का जज। या उसकी उम्र 62 साल हो गई है तो वो जज के पद से हट जाएगा, अपने आप त्याग पत्र मतलब रिजाइन हो जाएगा, उसके सुपरनेशन ऑफ सर्विस हो जाएगी, मैक्सिमम सर्विस उसकी 62 साल तक है। उसको भत्ते और वेतन की बात कर लेते हैं, उसको बेहतर और वेतन मिलते हैं हाईकोर्ट के जज को 90,000 रुपए, 90,000 रुपए नॉर्मल भत्ते दिए जाते हैं। लेकिन जब उसके भत्ते मतलब जितने अलाउंसेज होते हैं उसके, जैसे गाड़ी अलाउंस वगैरह अलाउंस, जितने अलाउंस मिला दे तो उसको 2.5 लाख रुपए मिलते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन में आए तो कर सकते हैं। नॉर्मल उसका वेतन इतना है, भत्ते मिलाने के बाद वेतन इतना हो जाता है। तो 90,000 और 2.5 लाख रुपए उसको मिलते हैं जो हाई कोर्ट का जज के हैं। तो ये हमारे अभी हमने बेसिक चीजें कवर कर ली है हमने, ताकि हम कल उसको रिवाइज कर सके, ठीक है।
अब जब हमने बेसिक चीजें जो कवर कर ली, एक इसमें होता है कि हाई कोर्ट का जो जज है वो अध्यादेश भी जारी कर सकता है। एक वो देख लेते हैं ताकि आपको कल जो तैयारी कराए आगे करे तो आपको किसी प्रकार डाउट ना रहे। हाई कोर्ट का जो जज होता है वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अध्यादेश क्या होता है? ऑर्डिनेंस पास करते हैं, इसको ऑर्डिनेंस भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। ऑर्डिनेंस होता है अध्यादेश कि वो जब भी जैसे लगा उसको कि भाई देश में ऐसी विपदा आ गई है तो राष्ट्रपति के पास पावर होती है। राष्ट्रपति के पास आर्टिकल दिया हुआ है 231, कितना है 231, राष्ट्रपति के पास तो अध्यादेश जारी करने का। और राज्यपाल के लिए दिया गया ये दोनों अध्यादेश जारी कर सकते हैं। एक तो राष्ट्रपति के पास भी पावर है और राज्यपाल के पास भी पावर दी गई है। तो राष्ट्रपति भी अध्यादेश जारी कर सकता है और राज्यपाल भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ये हो गई हमारे अध्यादेश की बात। अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनेंस एक अध्यादेश जारी कर सकता है। बाकी हम अध्यादेश के बारे में हम डिटेल से कल पढ़ेंगे, हम कल कवर करते हुए चलेंगे। बाकी उसके अध्यादेश कौन कौन से जारी कर सकता है, क्या क्या राष्ट्रपति की पावर होती है, राज्यपाल की क्या क्या पावर होती है, जो कि हाई कोर्ट जज को निकाला कब जा सकता है, कब हटाया जा सकता है। इस तरह कहानी की तरह सुनिए, याद रहेगा आपको। और मैं ऐसे क्लासें कराता हूँ ताकि आपका हरियाणा जीके कुछ सीखे ना। आप 2 बार देखोगे तो वैसे याद हो जाएगा, इतनी सिंपल तरीके से बताता हूँ। फिर भी हम एक रिवाइज मारते चलते हैं कि भारत में सबसे पहले क्या, मैं कभी भी क्लास कराता हूँ तो मेरा प्रोसीजर होता है कि क्लास खत्म होते पहले एक रिवीजन हम मारते हुए चले कि हमने आज क्या पढ़ा। हमने सबसे पहले पढ़ा जनगणना कब से शुरू होती है। 1872 में पहली जनगणना हुई थी। लॉर्ड मेयो उस समय थे, उन्होंने सिर्फ प्रशासन की जनगणना करा ली। 1881 टाइम आया तो उन्होंने क्या किया कि जनगणना, पूरे देश की जनगणना जो पहली बार हुई थी, वो पहली बार उन्होंने पूरी नियमित जनगणना कराई। फिर उसके बाद 50 साल तक वेट करना पड़ा। 1931 का टाइम आ गया, जब क्या हुआ, जातिगत जनगणना, हरिजन कास्ट लोअर जिस कास्ट के हिसाब से जनगणना की गई थी। ऐसे याद रख सकते हो। ये हो गया था अंग्रेजों का टाइम का 1931 का। फिर हम क्या हो गए 1951 में भारत आजाद हो गया। भारत की पहली जनगणना हुई जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री थे, तो 1851 में पहली भारत की जनगणना हुई। फिर उसके बाद आ जाते हैं, हमें 20 साल और लगे। 1971 में हरियाणा की पहली जनगणना की गई। हरियाणा की पहली जनगणना 1971 में की। हरियाणा 1966 में अलग राज्य बना था, उससे पहले पंजाब का हिस्सा था। कल मैंने बताया कि कैसे कौन कौन से किस बेसिस पे हरियाणा अलग राज्य बना है। फिर उसके बाद हम कवर करते हैं, हमने उसके बाद कवर किया कि हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। सिरसा सबसे बड़ा है। सबसे छोटा कौन सा है, फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है। जनसंख्या घनत्व के हिसाब से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, उसके हिसाब से फरीदाबाद रहेगा। जनसंख्या घनत्व क्या होती है, 1 किलोमीटर पे जितने लोग रहते हैं, सबसे ज्यादा लोग फरीदाबाद में रहते हैं। आप जाके देखना, वहां पे झाड़ लोग इतने गुस्से पड़े हैं कि भीड़ जगह नहीं है पैर टेकने के लिए। तो फरीदाबाद की जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। सबसे कम कहाँ की है, सबसे कम सिरसा की है। ये हमने पढ़ते हुए पे चले। उसके बाद हमने कवर किया कि क्षेत्रफल की दृष्टि से हो गया जो दूसरे नंबर का सबसे बड़ा जिला और राज्य कौन सा था, हिसार था। पहले नंबर पे सिरसा, दूसरे नंबर पे हिसार था। ये हमने कवर करते चले। उसके बाद हमने ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 65.4% लोग रहते हैं। शहरी क्षेत्र में उसके बाद 34.6% लोग रहते हैं। ये कवर करते हुए चलेंगे। फिर हमने लिंग अनुपात पढ़ा। सबसे ज्यादा कहाँ का, मेवात का 907 था। फिर उसके बाद सबसे कम किसका था, गुड़गांव का, जहाँ के सबसे ज्यादा लोग पढ़े लिखे हैं लेकिन जनसंख्या का अनुपात सबसे कम है। वहां पे लिंग अनुपात सबसे कम था। सबसे कम कितना, 853 था। सोनीपत वाले भी दूर नहीं थे, उनका 854 था। ये याद रख सकते हो। भी ऐसे करते हुए चले। फिर हमने देखा कि 2018 में लिंग अनुपात कहाँ पे ज्यादा होगा, कुरुक्षेत्र का 1017 था। क्यों था, उन्होंने बताया बेटी बचाओ 1 लाख पाओ का हिसाब से उनको कुरुक्षेत्र को दिया गया था। कुरुक्षेत्र को 2017 में अलग कुरुक्षेत्र को 1017 की उसकी वो थी लिंग अनुपात। फिर हम करते करते आए कि जनसंख्या घनत्व का हमने पढ़ते हुए चले। फिर हमने साक्षरता दर पे आगे कि हरियाणा की साक्षरता दर कितनी है, 75.6% है। ये हरियाणा में कितना 15वां स्थान है भारत में जो साक्षरता के हिसाब से, मतलब पढ़े लिखे लोगों के हिसाब से। उसके बाद सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन सा जिला था, गुड़गांव। सबसे कम पढ़ा लिखा कौन सा था, मैंने बताया मेवात सबसे कम पढ़े लिखा लेकिन उसमें लिंग अनुपात सबसे अधिक था। फिर उसके बाद हमने किया कि पुरुष सबसे ज्यादा कहाँ थे, रेवाड़ी के। सबसे कम महिलाएं सबसे ज्यादा कहाँ की थी, गुड़गांव में, क्योंकि वहां पे तो 10वीं 12वीं तो नॉर्मल करते हैं, वहां पे तो पढ़े लिखे लोग रहते हैं। गुड़गांव की बात हो गई थी, गुड़गांव है। हमने गुड़गांव की बात की। गुड़गांव यहाँ पे देखो, सिरसा यहाँ पे है, कुरुक्षेत्र यहाँ पे है। मैं डेली आपको मैप दिखा के करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए।
उसके बाद फरीदाबाद की हमने बात की थी, फरीदाबाद सबसे छोटा है। उसके बाद ये हमने की थी, फिर हमने बात आ गई थी कि हरियाणा में फिर हम पढ़ा कि हाईकोर्ट का, हाईकोर्ट के बारे में पढ़ा कि हाईकोर्ट में कितने कौन सा आर्टिकल के हिसाब से होता है, अलग अलग आर्टिकल के बारे में मैंने बताया। बेसिक की बेसिक स्ट्रक्चर बनाया 214 के हिसाब से एक स्टेट का एक हाईकोर्ट होना चाहिए, 231 के हिसाब से 2 या 3 स्टेट को मिलाकर एक हाईकोर्ट दिया जाता है जो हमारे पास है, ये हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि इसकी जो जज होता है उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, मतलब क्या क्या शपथ कौन दिलाता है उसको, उसकी नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है लेकिन त्याग पत्र सब किसको देता है, राज्यपाल को देता है। ये हमने लगभग आज सारा कवर किया है। प्लीज इसको रिवाइज करिए, अपनी बुक में लिखिए। देखो मेरे को ऐसे देखने से याद है, मैं 2 मिनट में सारा रिवाइज कर दिया, तो आप डेली ऐसे रिवाइज करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। और आप एमडीबी क्लासेस से जुड़े रहिए, एमडीबी क्लासेस में आपको प्रॉपर सिंपल तरीके से देसी भाषा में पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी इजीली समझ में आए। और आपको प्लीज कुछ भी अगर इस क्लास में और कुछ ऐड करना हो, हटाना हो या किसी और सब्जेक्ट पे क्लास करनी हो तो प्लीज कमेंट में जरूर लिखिएगा। हमारा मेन उद्देश्य, हमारा उद्देश्य आपकी सफलता ही है। एमडीबी क्लासेस मैंने इसीलिए शुरू की है कि आपको सीखने को मिले, ऐसा नहीं टाइम पास करने के लिए। और सिस्टमेटिक वे से सीखेंगे हम। हरियाणा जीके को मैं गारंटी देता हूँ 1 महीने के अंदर पूरा करते हैं, किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। फिर हम करंट का भी कवर करा देंगे, उसके बाद मैं मैथ्स भी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ। तो प्लीज जो भी अपडेट चाहिए, किसी प्रकार के अपडेट के लिए और किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो हमारे एमडीबी क्लासेस को ज्वाइन करिए, आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलेगी। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हर इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिले। और डेली हरियाणा जी की क्लास होती है, प्लीज इस क्लास के लिए रेगुलर इस चैनल से जुड़े रहे। नमस्कार।